आर्यन का गुस्सा जो कि अब बढ़ता जा रहा था वानी के सवालों के साथ। परेशान हो गया था वो, जितने सवाल वानी उसके साथ किए जा रही थी। अखिल उसको समझा रहा था बार बार आंखों के इशारों से कि वो अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करे, लेकिन तभी वानी ने कुछ ऐसा कहा था जिससे और ज्यादा आर्यन यानी कि विराज, जो कि अभी वानी के नज़र में विराज बन चुका था, उससे रहा नहीं जाता और वो वानी के हाथों को काफी जोर से पकड़ लिया था। वानी की लगातार सिर्फ एक ही जिद थी कि उसे किसी ना किसी से बात करनी है, ताकि वो किसी को इन्फॉर्म कर दे कि वो यहाँ पर है और फंस चुकी है। वानी जो कहती है, प्लीज मुझे एक बार बस आर्यन से बात करनी है, उसके बाद वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। आप समझने की कोशिश करिए ना, मैं बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ। वानी की भी कोई गलती नहीं थी। अब वो लड़की किडनैप हुई थी, उसके हिसाब से तो ये किडनैपिंग ही थी, और न जाने उसे किसने किडनैप किया है। और ये शख्स जो कि उसके सामने खड़ा था वो आर्यन का भाई होने के बावजूद भी उसकी कोई बात ही नहीं मान रहा था। जैसे वानी जो कि अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, रहने दीजिए, मैं कोई फ़ोन ढूंढ करके अपने पापा को फ़ोन कर देती हूँ। ये बोलकर वो जैसे अभी केबिन से बाहर जाने वाली होती है, आर्यन भाग कर आते हुए उसको पीछे से जोर से ग्रैब कर लिया था। वानी जो अपने पैरों को हवा में मार रही थी, क्योंकि इस वक्त आर्यन ने पीछे से उसको वेस्ट से पकड़कर उठा लिया था और बहुत ही ज्यादा कस के उसे ले आकर के दूसरी तरफ ऑलमोस्ट धक्का दे करके उतार देता है, जिससे अखिल भी वानी के लिए थोड़ा कंसर्न हो गया था, क्योंकि वानी डिसबैलेंस होकर के नीचे की तरफ गिर गई थी। आर्यन उसको अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है, खबरदार जो अपने बाप का नाम भी लिया अपने मुंह से तो। कोई पापा नहीं है तुम्हारे। तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्यन सिंघानिया है। वानी गिरी पड़ी थी इस वक्त, क्योंकि आर्यन ने उसे इतने झटके से छोड़ा था और ऊपर से उसके इसी गिरे हालत में आर्यन उसे डांटे जा रहा था बजाय कि उसको उठाए। अखिल जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ता है, आर्यन उसको रोकते हुए कहता है, दुश्मन नहीं हूं मैं इसका, और ज्यादा हमदर्दी दिखाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। निकलो अभी के अभी यहां से। अब अखिल कुछ बोलता नहीं, बस शांति से चुपचाप वानी की तरफ एक बार तरस भरी निगाहों से देखता है और फिर बाहर की तरफ निकल जाता है और भगवान से प्रे कर रहा था कि आर्यन सिंघानिया का गुस्सा काबू में रखे, वरना गलती से ही सही मगर वानी हर्ट हो जाएगी, वो भी बहुत ज्यादा। वानी जो मुश्किल से खड़े होकर के आर्यन के भाई यानी विराज के सामने जाकर के अपना हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए। मुझे नहीं पता आपको मुझ पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, पर मुझे घर जाना है सर। वानी जो एकदम से रोने लगी थी, लेकिन ये आंसू इस शख्स को पिघलाने वाले नहीं थे। वानी जो कहती है, मुझे एक बार मेरे मम्मी पापा से बात तो करने दीजिए, कम से कम इन्हें बता तो दो, वो परेशान हो रहे होंगे। अब आर्यन जो कि इस बात को सुन करके थोड़ा इमोशनल होने लगा था कि वानी को लगता है कि वाकई उसके घर वाले उसके लिए परेशान हो रहे होंगे। नहीं, क्योंकि उसके खुद के बाप ने उसे इस हालत में छोड़ा है। वैसे तो उसके अपने बाप ने उसे इस हालत में भी नहीं छोड़ा था, वो तो शायद इससे भी बदतर हालत करने वाले थे वानी की, या यूं कह ले कि उसे जिंदा लाश बनाना चाह रहे थे। लेकिन वो तो आर्यन की मेहरबानी थी जो कि वानी इस हालत में आज उसी के सामने खड़ी थी और उससे रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रही थी। लेकिन बार बार अपने पापा का इस तरह जिक्र सुनते सुनते आर्यन एकदम से फ्रस्ट्रेट होते हुए उसके हाथों को जोर से पकड़ते हुए कहता है, बाप के पास जाना है तुम्हें, ले चलता हूं मैं, चलो। वानी को लग रहा था ये विराज कितना ज्यादा रूड है। आर्यन तो हमेशा उसके साथ इतना स्वीट रहता था, लेकिन ये शख्स इतना घटिया है। वानी जो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसने बहुत कस के वानी की कलाई को पकड़ रखा था, और अब तो वानी की कलाई पर खून एकदम से रुकना शुरू कर दिए थे। वानी को इससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो शख्स जो कि वानी की एक नहीं सुनता, जबरदस्ती ले आकर के उसे गाड़ी के अंदर खींच कर बैठाता है और उसके ठीक बगल में आकर के जबरदस्ती बैठ जाता है। वानी बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी पैसेंजर सीट से, लेकिन वो उसके हाथों को यूं ही पकड़े हुए सिर्फ एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा था। वानी जो एकदम से घबराते हुए कहती है, प्लीज मुझ पर रहम करिए सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे घर। तभी आर्यन जो कि उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, अगर एक बार और घर का नाम लिया ना, मैं सच कह रहा हूँ जुबान काट के फेंक दूंगा तुम्हारी, और साथ ही उस घर को भी पूरी तरह राख कर दूंगा। अगर गली मत चाहती हो तो शांत रहो। अब वानी को कोई और ऑप्शन नहीं दिखता, वो एकदम से मजबूर पड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये शख्स को इतनी क्यों नफरत है वानी से, इस तरह क्यों कर रहा है।
लेकिन वो फिर भी शांत रहती है। मन में बहुत सारे सवाल अभी भी चल रहे थे। आंसू अभी भी नहीं रुक रहे थे। आर्य ने उसके हाथों को अभी भी यूं ही एक हाथ से पकड़ रखा था और अपने एक हाथ की ड्राइविंग स्किल को दिखाते हुए वो फाइनली उसी जगह पर आकर के रुका था जहां से वानी बहुत मुश्किल से नाटक करते हुए निकली थी। आर्यन जो आकर के दरवाजे को खोलता है। वानी अभी उतरने वाली थी लेकिन तभी आर्यन ने उसे अपने गोद में उठा लिया था और काफी तेज कदमों से चलते चलते वो ले आकर के वानी को उसके अपने रूम में ऑलमोस्ट फेंकते हुए कहता है, आइंदा से बिना मेरी इजाजत के इस कमरे से बाहर मत निकलना। मेंशन से बाहर निकलना तो दूर की बात है, अब इसी कमरे में बंद रहोगी तुम। बोलकर वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। वानी उसी कमरे को देखकर थोड़ा परेशान हो गई थी और जल्दी जल्दी बाहर आने के लिए भागती तो है लेकिन तब तक आर्यन ने दरवाजे को बंद कर दिया था बाहर से। जोर जोर से दरवाजे को पीटते हुए कहती है, नहीं खोलिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज मेरी बात सुनिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे घर जाना है। और ये बोलकर वो यूं ही इसी तरह दरवाजे पर टिके टिके थोड़ा देर खड़ी रहती है लेकिन फिर उसके कदम जो कि एकदम से डोल गए थे और वो धड़ाम से नीचे की तरफ बैठ गई थी और यूं ही बैठे हुए वो अपने सर को ले जाकर दरवाजे पर टकाते हुए रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ से वानी की आवाज़ हल्की हल्की आर्यन को सुनाई दे रही थी और वो भी अपने दिल पर पत्थर रख के अपने हाथों को हैंडल पर ही रखा हुआ था और दरवाजे पर धीरे धीरे अपने हाथ को सहलाते हुए खुद से कहता है, कितना हर्ट कर रहा हूँ मैं इसे, मैं इसे रोता हुआ नहीं देख सकता, नो वे। और ये बोलकर वो जैसे भी हैंडल घुमाने वाला होता है लेकिन फिर उसे याद आता है कि वानी की ज़िंदगी इस कमरे में ही ज़्यादा सेफ रहेगी और अगर उसे पता चलेगा कि उसके साथ बाहर क्या क्या हो सकता है वो शायद खुद की ही जान ले ले और खुद के लिए घातक बन जाए। आर्य जो सबको वार्न करते हुए कहता है, अगर ये लड़की रूम से बाहर निकली तो अच्छा नहीं होगा और हाँ, 24 घंटे इसके साथ कोई रहना चाहिए, इसे एक खरोच नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आई? सारे स्टाफ ने अपने सिर को झुकाकर अपनी थूक अटक ली थी। तभी आर्यन हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, और ये बाहर कैसे निकली? इसके बारे में आराम से बात करता हूँ मैं कल, फिलहाल इसका ख्याल रखो। जैसे ही आर्यन के कदम मेंशन से बाहर की तरफ पड़े थे तब जाकर के सारे स्टाफ के दिल में थोड़ी सी राहत मिली थी क्योंकि सबकी धुक-धुकी एकदम से बढ़ी हुई थी लेकिन अभी भी किसी के दिमाग में टेंशन की कमी नहीं थी क्योंकि कल क्या होने वाला है इस बारे में सोच सोच करके सबको पसीने आ रहे थे। तभी मीशो नाम की वो स्टाफ जल्दी से कमरे के अंदर दरवाजे को खोल करके पहुंचती है जहां वानी जो कि रोते रोते ही इसी तरह से नीचे पड़ी हुई थी। हाँ, उसकी आंखें खुली हुई थी मगर ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने सारी दुनिया रुक सी गई है या यूं कह लें कि उसकी सांसें बस उस शरीर में चल रही थी मगर अब उसका कुछ भी बोलने का या कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। उसकी इतनी बड़ी कोशिश भी नाकामयाब रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे उसके साथ और कितना बुरा हो सकता है। दूसरी तरफ इस वक्त मीटिंग रूम में एक शख्स जो कि अपने हाथ में ग्लास पकड़े आर्यन के सामने बैठा हुआ था और ये कोई और नहीं बल्कि अखिल था। अपने हाथ में पकड़े उस वाइन ग्लास को आगे बढ़ाकर वो आर्यन की तरफ करते हुए कहता है, थोड़ा पी ले, शांत हो जाएगा। आर्यन जो अपने गिल्ड से बाहर ही नहीं आ पा रहा था और अपने फिंगर टिप से धीरे धीरे अपने फोरहेड को रब करते हुए कहता है, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा अखिल? तुझे पता है वो कितनी हर्ट हो रही होगी, उसे कितना बुरा लग रहा होगा ना मैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो रोते रोते अपनी हालत खराब कर ले। इतनी प्यारी प्यारी आंखों में आंसू देखे नहीं जाते अखिल। कैसे जाकर बताऊं उसे कि मैं उसे नफरत नहीं करता। अखिल जो आर्यन के थोड़ा और करीब बैठते हुए कहता है, आर्यन तो उसके फायदे के लिए सब कर रहा है यार। देख, मुझे नहीं पता कि तू ऐसा क्यों कर रहा है पर अगर तू कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका कोई अच्छा ही रीजन होगा। ये सुनकर आर्यन अखिल की तरफ घूरते हुए कहता है, खाक अच्छा कर रहा हूँ मैं। बच्ची जैसी लड़की है यार, वो नाजुक सी है, उसे हर्ट कर दिया। उसके हाथ इतने जोर से पकड़े मैंने, तुझे पता है उसे कितना दर्द हो रहा होगा। एक तो हड्डी जैसी है वो, पतली कहेंगी, खाना भी नहीं खाती है ठीक से और इस वक्त वो कैसे खाना खाएगी? और उसे तो अपने घर जाने का भूत सवार है। तभी अखिल कुछ दिमाग देते हुए आर्यन से कहता है, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू उसे कमरे में कैद करके क्यों रखा है यार। तू तो
काफ़ी पावरफुल था ना, मतलब ऐसे तुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मतलब किसी की मजाल है जो तेरे किसी चीज़ों को हाथ तक लगा दे, फिर उसमें तो तेरी जान बचती है आर्यन। मतलब अब तो मान चुका है ना तो इस बात को। पहले तो हर बात पर कहता था नहीं मैं तो बस उसकी सेफ्टी कर रहा हूँ। तभी आर्यन की आवाज़ जो कि एकदम से सख्त हो गई थी और वो अखिल की तरफ घूरते हुए बोलता है, इस वक्त भी मजाक करना है तुझे? हाँ, और वैसे भी समझ तो इस बात को, बहुत नाजुक हालत है उसकी इस वक्त, ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता मैं। ये बात अखिल के दिमाग में घुसी नहीं थी। वो उसके सामने अपने चेहरे को लाते हुए कहता है, क्या मतलब है तेरा? मतलब वानी की हालत कमजोर है? लेकिन आर्यन वानी की हालत पर नहीं बल्कि वानी की सिचुएशन की बात कर रहा था, जो बहुत ज्यादा नाजुक है। अगर आर्यन ने थोड़ी भी जल्दीबाजी की या फिर किसी को हर्ट करने की कोशिश की बिना सोचे समझे, तो वानी की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। और ये बात सिर्फ आर्यन को पता थी क्योंकि कुछ बातें उसने अखिल से भी छुपाई थी। वो थोड़ी देर के लिए शांत पड़ जाता है, जिसे देख करके अखिल उसको घूरते हुए कहता है, नो वे आर्यन, क्या तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? आर्यन, ये तो कैसे कर सकता है यार? तू अपना दोस्त है, अपना भाई है, बचपन से हर एक बात तूने मुझे बताई है यार। आर्यन जो इस बात पर वहां से खड़ा हो गया था और आकर के बुक शेल्फ से एक बुक उठाते हुए कहता है, वैसे मेरा रीडिंग टाइम हो रहा है तो तू यहाँ से जा सकता है। ये सिर्फ एक बहाना था क्योंकि आयरन का हार्ट इस वक्त बहुत हैवी हो रहा था। उसे डर था कि कहीं वो जज्बातों में खो करके अखिल को सब कुछ ना बता दे, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और वो वानी को अखिल की नज़र में गिरते हुए नहीं देख सकता था। अखिल को बुरा लग रहा था कि आर्यन अब वानी के चक्कर में उससे कुछ बातें छुपाना शुरू कर दिया है, मगर वो क्या कर सकता था। आर्यन की बात मानते हुए कहता है, तेरा ड्रिंक बना दिया मैंने, तुझे जैसा पसंद है। बाकी अगर कभी दोस्त की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर रहूँगा तेरे लिए। मैं जा रहा हूँ सोने। और ये बोलकर वो उसके कमरे से थोड़ा परेशान होकर निकला था। उसकी दोस्ती में कहीं दरार तो नहीं आ गई, इस बारे में सोच सोच करके अखिल का दिल जो कि एकदम से चूर चूर हो रहा था, मगर फिर भी वो आर्यन के सिचुएशन पे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता था। आर्यन जो बुक को साइड में फेंकता है और फिर आकर के काउच पर बैठते हुए अपने सर को अपने हाथों से रब करने लगता है और फिर अपने हाथ में फ़ोन उठाते हुए किसी से इस वक्त बहुत स्ट्रिक्टली कहता है, फीमेल साइबर्स के अरेंजमेंट्स हुई? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, सर सिर्फ 2 फीमेल स्टाफ मिली हैं और सर हमने उनका इंटरव्यू ले लिया है, वो काम करने में काफ़ी माहिर है। आर्यन जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, हम्म, उनको तुरंत काम पर लगाओ और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल साइबर के स्टाफ्स को हायर कर सकें। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ और ऐड कर लेना, अगर इस बारे में उनके मुंह से कुछ भी निकला तो वो लोग इस दुनिया में दिखाई नहीं देंगे। ये बात उस शख्स ने अच्छी तरह से समझ ली थी कि आयरन का इशारा किस तरफ है। ओके सर, हम बता देते हैं, और सर अगर वो काम करने से मना कर दे तो? इस बात को सुनकर के आयरन हल्का हंसते हुए बोलता है, "हम्म, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है अगर वो मना करते हैं तो? वैसे मेरे पास वक्त नहीं है उनकी मर्जी जानने के लिए। 5 दिन का वक्त है, या तो तुम ये काम करवाओ या तो फिर मैं अपने तरीके से करवाऊंगा। दूसरी तरफ से यस बॉस का जवाब आया था और फोन कट जाता है। इस वक्त बाहर कोई खड़ा था और यह अखिल था जो कि अंदर की तरफ अपना फोन भूल गया था और उसे लेने के लिए आया था, लेकिन आर्यन की बातों को वो छुप छुप कर सुन रहा था। जैसे ही आर्यन की बात खत्म हुई थी, पीछे से आर्यन के कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ था, जिसे वो झटके से पीछे की तरफ मुड़ा था तो यह अखिल था और अपने चेहरे को फ्रस्ट्रेशन में हिलाते हुए कहता है, तू क्या कर रहा है आर्यन? मेरी समझ से बाहर है। तुझे साइबर स्टाफ की जरूरत क्यों है? हाँ, क्या तो कुछ क्या तो कुछ हैक करवाने वाला है? क्या ये वानी से रिलेटेड है आर्यन? आर्यन जो अखिल को इतने सवाल करते हुए सुनकर उसके फोन को उसके हाथ में थमाते हुए कहता है, निकल यहाँ से, तेरे लायक कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होगा तो बता दूंगा, और वैसे भी जितना सैलरी दे रहा हूँ चुपचाप से रख और जितना काम बोलो सिर्फ उतना ही कर। ज़्यादा मेरे काम के बीच टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, तुझे पता है ना, टांग अड़ाने वालों की टांगे तोड़ देता हूँ मैं। अब जाए यहाँ से। अखिल समझ गया था कि मामला संजीदा है,
इसी वजह से आर्यन उससे शेयर नहीं कर पा रहा। लेकिन उसे थोड़ा बहुत तो डाउट हो गया था और उसका दिमाग भी बहुत खुरापाती था। उसे पता था कि उसे सब कुछ पता कैसे लगाना है, और यही सब सोचते हुए वो हल्का स्माइल के साथ बाहर निकल गया था। दूसरी तरफ वानी की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि वो ना तो कुछ खाने को राजी थी और ना ही कुछ पीने को। उसने 4-5 घंटे से पानी की एक बूंद अपने मुंह में नहीं डाली थी, और उसे धीरे धीरे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन वो अभी भी पूरे जिद में अड़ी हुई थी, और ये बात फीमेल स्टाफ को अब आर्यन तक पहुंचानी पड़ती है। और जैसे ही आर्यन को ये पता चला था, अभी वो बेड पर लेट नहीं जा रहा था, लेकिन ये बात सुनते ही वो बिना देरी के अपनी गाड़ी में आकर बैठ चुका था और तुरंत ही निकल जाता है वानी की तरफ। वहीं दूसरी तरफ अखिल ने भी किसी को फ़ोन करके बुला दिया था। शायद उसे भी कोई बहुत ज़रूरी काम याद आ गया था। और एक तरफ आर्यन अपनी गाड़ी से निकला था, दूसरी तरफ अखिल भी उस आदमी के साथ उसकी गाड़ी से निकल जाता है। तुम्हें श्योरली पता है ना कि काशिफ खान कहाँ है? देखो, अगर ये बात आर्यन को तुमने बताई कि मैं तुम्हें वहां पर लेकर गया था, तो जान लेना, अच्छा नहीं होगा। वो शख्स जो डरते हुए कहता है, अच्छा कहाँ हो रहा है सर? आपने बहुत बुरा किया, आप ऐसा नहीं कर सकते सर। अखिल हंसते हुए कहता है, तुझे पता नहीं मैं बहुत कुछ कर सकता, चल गाड़ी चला। 15 मिनट का सफर तय करने के बाद आर्यन उसी मेंशन में पहुंचा था। ये मेंशन आर्यन के अपने प्राइवेट विला से ज्यादा दूरी पर नहीं था। और आर्यन जैसे ही अंदर की तरफ पहुंचता है, सारे स्टाफ कमरे से बाहर की तरफ धीरे धीरे निकलने लगे थे, जो कि अभी वानी को कन्विंस करने के लिए खड़े थे। और जैसे ही आयरन अंदर की तरफ आया था, वानी डर करके उठकर बैठ जाती है। न जाने क्यों उसके शरीर में एक अजीब सी शिवरिंग शुरू हो गई थी इस आदमी को देखकर। और ये देखकर आर्यन का दिल जो कि टुकड़ों में बिखर गया था। वो कभी भी वानी को अपनी वजह से इतना डरा सहमा नहीं देख सकता था, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर आर्यन नहीं बल्कि विराज बनकर आया था। और तभी वो सारे स्टाफ को वहां से बाहर की तरफ भेजते हुए दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। और वानी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, सुना है तुम कुछ खा नहीं रही हो, पानी तक नहीं पिया? वानी इस वक्त अपने बेड पर ही बैठी हुई थी और जल्दी जल्दी अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहती है, मुझे मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे मर जाने दीजिए, अगर आपको मार रही है तो। और ये बोलकर वो रोने लगी थी। तभी आर्यन जो कि बेड पर बैठते बैठते एकदम से रुक गया था, और अपने हाथ अभी वो वानी की तरफ बढ़ा पाता, लेकिन फिर वो खड़े होते हुए उसको ही साइड में खड़ा करते हुए कहता है, हाउ यू डेयर टू से दिस? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जान तुम्हारी है? नहीं, नहीं मिस वानी त्रिपाठी, तुम मिस्टर सिंघानिया के कुछ बहुत ही कीमती चीज़ों में शामिल हो। कोई अंदाज़ा नहीं कि तुम्हें कितने बड़ी रकम में खरीदा है मैंने। वानी ये सुन करके डिस्कस्टिंग सा मुंह बनाते हुए कहती है, क्या क्या बोल रहे हैं? मुझे खरीदा? विराज अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, खरीदा है तुम्हें, और वो भी छोटी मोटी रकम देकर नहीं, बहुत बड़ी रकम देकर। इसलिए चुपचाप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करो, और की जान को खुद का समझने की गलती मत कर देना, वरना मुझे समझाना पड़ेगा कि तुम किसकी जान हो और तुम्हारी जान किसके हाथों में है, समझे? अब चुपचाप से पानी खुद अपने हाथ से उठाकर पिया, तुम्हारा नौकर नहीं हो। वानी अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए जिद में आते हुए कहती है, मैं अभी पानी नहीं पीऊंगी, और मुझे आप कैसे खरीद सकते हैं? मैं कोई सामान नहीं हूं। आर्यन उसकी बातों को सुनकर मेल तो हो रहा था, लेकिन विराज जो कि उसके बालों को जोर से पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे मत सिखाओ कि तुम क्या हो क्या नहीं। मेरे लिए जो हो मैंने तुम्हें बता दिया है। खुद अपना ग्लास अपने हाथ से उठाओ और पानी पियो। आर्यन का दिल जो कि विराज को बार बार समझा रहा था, आर्यन छोड़ दे उसे, उसे दर्द हो रहा है, उसके आंसू आ रहे हैं, आर्यन छोड़ दे। लेकिन फिर विराज जो उसके अंदर ही खुद को डोमिनेट करते हुए कहता है, नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने इस वक्त उसे छोड़ दिया तो इसकी जान खतरे में आ जाएगी। इसकी केयर करने के लिए थोड़ा टफ तो बनना पड़ेगा ना। तू शांत रहे आर्यन, मैं संभालता हूँ उसे। वानी को वाकई बहुत दर्द हो रहा था, जिससे वो अपने हाथ को पीछे की तरफ लगा कर आर्यन के हाथों को पकड़ते हुए कहती है, प्लीज, मेरा सर दर्द हो रहा है, बाल खींचना बंद करिए प्लीज। विराज तुरंत उसके बाल को छोड़ते हुए कहता है, पानी पियो, वरना तुम सोच नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ और कितना बुरा कर सकता हूँ।
वानी अपनी थूक गटकते हुए जल्दी जल्दी कांपते हुए अपने हाथ से ग्लास पकड़ती है और जल्दी जल्दी हिलते डुलते अपने हाथों को उठा करके अपने होठों तक लगा ली थी। उसके हाथ बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे और साथ ही उसकी सांसें भी बहुत तेज बढ़ी हुई थी, लेकिन इस बारे में वो कुछ भी जाहिर नहीं होने दे रही थी। ऐसा उससे लग रहा था, लेकिन आर्यन तो उसके हर एक छोटे से छोटे एक्शन को अच्छी तरह से नोटिस करने की आदत डाल चुका था। और वानी अब पानी पी चुकी थी। पानी पिला करके उसे आर्यन बेड पर बैठाता है, लेकिन अभी वानी लेटने वाली होती है। आर्यन ने अपने चेहरे को नाम हिलाकर उसे मना कर दिया था और यूं ही उसे बैठाए हुए सामने की तरफ उसके स्टूल ले आता है और अपने हाथ में प्लेट लेकर के उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, इस प्लेट में जितना खाना है तुम्हारे मुंह के अंदर होना चाहिए। चलो शुरू करो। वानी कहती है, नहीं, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा, मैं वोमिट कर दूंगी। आर्यन कहता है, कोई बात नहीं, कर लेना, इट्स ओके, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, पर अभी खाना खाओ। वानी जो अपने हाथ को जैसे ही उठाई थी, उसके हाथ जो कि बहुत ही डर से कांप रहे थे और वो अपने हाथ से रोटी ठीक से पकड़ तक नहीं पा रही थी और ना ही स्पून। आर्यन जो उसको इतना डरते हुए देख कर कहता है, तुमसे खाना नहीं खाया जा रहा। आर्यन को लगा था कि ये करने से वानी थोड़ा डर करके शायद खाना ठीक से खाने लगे, लेकिन अब तो उसका हाथ और जोर से कांपने लगा था और वो और ज्यादा रोने लगी थी, जिससे आर्यन फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, टाटू कैसे ऐसे बच्चों की तरह तो रोना शुरू कर देती है। और फिर वो वानी के हाथ को रोकते हुए कहता है, स्टॉप इट, मैं खिलाता हूँ। वानी जो कि अपने आंसू को पोंछती है और फिर अपने नाक को सिकोड़ते हुए कहती है, पर मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। आर्यन जो उसकी एक नहीं सुनता और अपने हाथ से एक एक बाइट तोड़ करके उसके मुंह में डालना शुरू कर देता है, लेकिन वानी जो अब अपने मुंह पर अपना हाथ लगाने लगी थी, क्योंकि उसे वाकई मन नहीं कर रहा था खाने का। लेकिन आर्यन को पता था, अगर यूं ही इस तरह वानी अपने मन का सुनेगी और खाना नहीं खाएगी तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। उसके इस तरह बार बार बदमाशी करने की वजह से आर्यन परेशान होकर के गुस्से में वार्डरोब खोलते हुए एक हेयर टाई अपने हाथ में लेता है और उसके हाथों को बहुत जोर से बांध दिया था, ताकि उसके दोनों हाथ बंधे रहें और वो ज़्यादा परेशान न करे। अब उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे और वानी जो कि अब शांति से खाना खा रही थी, उसके आंसू भी अब धीरे धीरे उसके गालों पर सूख चुके थे और फाइनली पूरे प्लेट का खाना अब खत्म हो जाता है। आर्यन को पता था वानी का डोज कितना है, क्योंकि वो पहले भी वानी के साथ खाना खा चुका था और उसने ज़्यादा फोर्स नहीं किया था, ज़्यादा हैवी डोज नहीं दिया था। वानी को जितना कंफर्टेबल लगे सिर्फ उतना ही खिलाया था। खड़े होकर के आर्यन ने प्लेट ट्रॉली में रख दिया था और अपने हाथ को अच्छी तरह वाइप करते हुए वानी के सामने आकर खड़े होते हुए कहता है, अब शांति से सो जाना। तभी वानी जो अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मेरे हाथ दर्द हो रहे, अगर हो सके तो खोल दीजिए प्लीज। इस वक्त वानी के हिसाब से विराट जो कि उसकी तरफ झुकता ही जा रहा था और बहुत ही क्लोज आकर के अपने हाथों को ले जा करके उसके बैक पर धीरे धीरे उसके हाथों को खोलना शुरू करता है। और जितना देर वो ये सब कर रहा था, उसका चेहरा वानी के चेहरे के बहुत करीब था, लेकिन वानी अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा रही थी ताकि उसे इस सामने खड़े शख्स की शक्ल ना देखनी पड़े। और ये बात आर्यन के दिल को बहुत ज़्यादा खुशी दी थी कि वानी सिर्फ आर्यन के क्लोज आना पसंद करती है और इस वक्त वानी के हिसाब से ये आर्यन नहीं बल्कि कोई और है। वानी को लगा था कि हाथ खोलने के बाद ये शख्स यहाँ से रफो चक्कर हो जाएगा और फिर वानी जो कि इधर उधर अपने आप को थोड़ा बहुत संभालेगी, रोएगी और न जाने क्या क्या करेगी, लेकिन ये शख्स तो तब तक खड़ा रहता है जब तक वानी लेट नहीं गई थी। वो खुद ही वानी को उसके कंधे पकड़ करके पिलो पर धीरे से लेटाता है और फिर उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए कहता है, सो जा। वानी अपनी आंखें सिर्फ थोड़ी देर के लिए बंद की थी, लेकिन इस वक्त उसे इतनी घबराहट हो रही थी कि आंखें बंद करने में भी उसे डर लग रहा था। वो रह रह करके अपनी आंखें खोल ले रही थी और आर्यन समझ गया था कि वो सोने वाली तो नहीं है, जिससे वो स्टूल पर उसी के ठीक बगल में बैठता है और धीरे से अपने हाथ को ले जा करके जैसे ही वानी के अभी फोरहेड पर रख पाता, वानी अपना हाथ लगा दी थी अपने फोरहेड पर और धीरे से अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, मुझे नहीं पसंद है कोई मुझे इस तरह हाथ लगाए, दूर रखिए अपने हाथ प्लीज। आर्यन से बात। तभी आर्यन जो उसको शांत रहने का इशारा कर दिया था और फिर जबरदस्ती उसके फोरहेड पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, शांति से सो जा और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आर्यन के बारे में, उसे जब आना होगा वो आ जाएगा, आंखें बंद करो।
वानी जो रोते रोते अपनी आंखें बंद कर ली थी। आर्यन का हाथ जो कि एक पल के लिए भी रुका नहीं था ताकि वो वानी के सिर को सहला करके उसे थोड़ा रिलैक्स फील करा सके, लेकिन वानी को तो अभी भी नींद नहीं आ रही थी। जिसे परेशान होकर के आर्यन अपने फ़ोन में कुछ ढूंढता है। ये कुछ कहानियाँ थी प्रिंसेस की, और वो उसे धीरे धीरे पढ़ पढ़ करके वानी को सुनाना शुरू किया था ताकि वानी को थोड़ी नींद आ जाए। और इसी तरह से वो 1 से 2 कहानियाँ पूरी तरह पढ़ चुका था। अब जा कर के वानी को थोड़ा रिलैक्स मिला था और वो वाक़ई गहरी नींद में जा चुकी थी। और जितनी प्यारी-प्यारी कहानियाँ आर्यन ने उसे सुनाई थी, उसकी आँखें बंद होने के बाद भी वो कहानियाँ उसकी आँखों के सामने यूं ही किसी रील की तरह चल रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। शायद उसने सपने में कुछ बहुत ही खूबसूरत देखा था और उसकी स्माइल देखकर फाइनली आर्यन को थोड़ा सुकून मिला था। अभी तक वो जहाँ इतने गिल्ट में जी रहा था, वो धीरे से खड़े होते हुए यूं ही वानी को थोड़ी देर स्माइल करते हुए देखता है और फिर अपने हाथ को ले जा करके उसके गाल पर रखने वाला था, लेकिन फिर खुद ही उसे पीछे करते हुए कहता है, अभी हक नहीं है मुझे तुम्हें हाथ लगाने का। बहुत बुरा बन गया हूं ना मैं तुम्हारे साथ, बट आई प्रॉमिस मैं सब ठीक करके तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तुम्हारा आर्यन तुम्हारे पास ज़रूर वापस आएगा वानी। आई लव यू। और ये वो खुद से बोल करके कमरे से बाहर निकल गया था और वानी अब तक नहीं जगी थी क्योंकि वो अब वाकई गहरी नींद में जा चुकी थी। आइए जानते हैं कल क्या होने वाला है और कहाँ गया था आखिर, क्या बात करनी थी उसे काशिफ खान से। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए विलन्स क्लेम्ड गर्लफ्रेंड से फॉर स्टोरी विद सौम्य के साथ।